नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछली कक्षा में जो है यूपी टीजीटी के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, परमाणु संरचना में हम लोगों ने अब तक जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो सबसे पहला परमाणु मॉडल आया था डाल्टन का परमाणु मॉडल, उसमें ये देखा था कि उन्होंने ये कहा था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। जबकि जब धीरे धीरे जो है आगे थ्योरीज बढ़ती गई, रिसर्चेस बढ़ते गए, वो जो है वो बताया कि उनकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में किसी यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिल करके जो है किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। वो बात उनकी सही हुई थी। इसके अलावा फिर जो है उन्होंने ये बताया था कि जो है परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही जो है उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, वो भी उनकी जो है जब रदरफोर्ड ने जो है अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा नए तत्वों को बनाया, एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित किया, तो इनकी ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। उसके बाद जो है उसके लगभग 100 वर्षों के बाद, मतलब इन्होंने जो डाल्टन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो 1808 ईस्वी में दिया था। उसके बाद जो है 1904 ईस्वी में जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक जो है वो अपना परमाणु मॉडल देते हैं और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था उसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। 1904 ईस्वी में उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसमें धन आवेश, धन कण जो होते हैं वो पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस तरीके से तरबूज के बीज तरबूज में धंसे हुए होते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें धंसे हुए होते हैं। इनकी थ्योरी जो है ना तो नाभिक के बारे में व्याख्या कर पाई थी और ना ही जो है प्रोटॉन्स और बाकी चीजें इनकी थ्योरी बता पाई थी। बट इन्होंने केवल इतनी चीजें इनकी जो है इनकी थ्योरी से सही थी कि इन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक, थॉमसन का परमाणु मॉडल में जो सही चीज थी, बाकी कमी थी कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो है रदरफोर्ड ने जब अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें क्या है, कुछ किरणें सीधी चली जा रही हैं, सीधी जो है निकल जा रही हैं, और कुछ किरणें जो है जब अल्फा किरणों की प्रकीर्णन में कुछ किरणें जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तथा फिर कुछ किरणें जो है वो जिस मार्ग से जाती हैं दोबारा फिर उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है दो भागों से मिलकर बना है। पहला जो है नाभिक और दूसरा है नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। मतलब उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है खोखला भी होता है, परमाणु खोखला भी होता है। यानी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, पहला नाभिक और दूसरा जो है नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। ठीक, फिर उन्होंने ये चीज बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जिससे जो है नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के खाली चारों ओर खाली क्षेत्र जो होता है उसमें घूमते रहते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसका खंडन करते हुए मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल ने उसका खंडन किया था और मैक्सवेल ने ये पूछा कि जब जो है नाभिक है वो धनावेशित है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऋणावेशित है और विपरीत आवेश जो होता है वो आपस में एक दूसरे से आकर्षण करता है, अपने एक दूसरे को जो है आकर्षित करता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं आ जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है नाभिक में आ जाएगा और वो अपनी परिक्रमा कैसे करेगा। इस चीज की जो है इन्होंने जब व्याख्या की कि ये जो है जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है तो इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्र बल लग जाता है। ठीक, अपकेंद्र बल लगने के कारण जो है ये जो है नाभिक से दूर खींचता रहता है, इसलिए वजह से जो है ये इस नाभिक में नहीं चिपकता। फिर जो है मैक्सवेल ने इनसे क्वेश्चन किया जो विद्युत गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार
कि होता यह है, जब विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रति परिक्रमा करते हैं तो वो अपने ऊर्जा को गेन करने के लिए जो है ऊर्जा में कमी होती रहती है, और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनकी जो द्रव्यमान है उसमें धीरे धीरे कमी होती रहती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो जाएगा और वो नाभिक पर आकर के चिपक जाएगा। ठीक, इस चीज की जो है व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी जो है नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई। दूसरी चीज इन्होंने बताया था कि जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, परमाणु स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है, मतलब कि इसमें परमाणु स्पेक्ट्रम में जो है लाइनें नहीं पाई जाती हैं, जबकि परमाणु स्पेक्ट्रम में लाइनें पाई जाती हैं। जब आगे रिसर्चर्स पढ़ा तो इनका परमाणु मॉडल भी फेल हो गया था। इसके बाद आज हम लोग जो देखेंगे, इसके बाद जो है नील बोर नामक एक वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये नील बोर ने जो है ये बताया था, सबसे पहले इनके जो है नाभिक के चारों ओर की जो कक्षाएं थी, जो मैक्सवेल ने इनका जो क्वेश्चन किया था उसका खंडन करते हुए नील बोर ने बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन कक्षाओं की ऊर्जा जो है नियत होती है। क्या, जिन कक्षाओं की ऊर्जा नियत होती है, और इन कक्षाओं को जो है कोष कहते हैं, जिसको हम के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नील बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, नील बोर का परमाणु मॉडल, नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, इन्होंने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन कक्षाओं की ऊर्जा नियत होती है। ठीक, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनकी ऊर्जा जो है नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है। ठीक, और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? इन कक्षाओं को कोष कहते हैं। इन कक्षाओं को कोष कहते हैं। कोष कहते हैं। ठीक, इन कक्षाओं को कोष कहते हैं और इन्हें जो है के, एल, एम तथा एन से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें जो है के, एल, एम तथा एन से प्रदर्शित करते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इन्होंने बताई थी कि कोषों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है का फार्मूला इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला बताया था 2n²। ठीक, इन्होंने जो फार्मूला बताया था 2n²। अब जो है के कोष के लिए एक n की जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि ये पहला कोष है। एल कोष के लिए जो है 2 रखेंगे, ये दूसरा कोष है। तो के कोष में अगर निकालना हो तो n इक्वल टू जो है 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 1 रख देंगे तो 2n² यानी 2 इंटू 1² यानी जो है कितनी हो जाएगी? 2। अगर L कोष के लिए निकालना हो तो L कोष में n इक्वल टू 2 हो जाएगा।
यानी कि 2 × 2² यानी 8। ठीक, इसी तरीके से जो है अगर हम m कोस के लिए निकालें तो m कोस के लिए m कोस में जो है m कोस में n = 3, n = 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 3² 18। ठीक, इसी तरीके से जो है जब हम n का निकालेंगे तो n = 4 लिख देंगे और 4 4 जा 16 × 2 जा 32। तो m कक्षा में यानी जो है k कोस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, l कोस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m कोस में 18 इलेक्ट्रॉन्स और n कोस में जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक, ये जो है नील बोर ने बताया था। इसके बाद जो है हम जो है पूरी तरीके से नील बोर के परमाणु मॉडल को देखते हैं कि नील बोर का परमाणु मॉडल जो है क्या था, इसको देखते हैं। तो इससे पहले जो है हम इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ चीजें जो है इन्होंने रदरफोर्ड की तरह ही बताई थी, शुरुआत की चीजें। जैसे इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो परमाणु है वो 2 भागों से मिलकर बना है। इनका जो परमाणु मॉडल है, इन्होंने भी 2 चीजें, पहली चीज जो बताई थी जैसा रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु जो है, परमाणु 2 भागों से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना है। ठीक, परमाणु जो है 2 भागों से मिलकर बना है। पहला क्या है, नाभिक, और दूसरा जो है नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक, पहला जो है नाभिक और दूसरा है नाभिक के चारों ओर का खाली क्षेत्र। ये नील बोर ने पहली कथन कही थी, ये पहली चीज नील बोर ने जो है बताई थी हमको। ठीक, कि पहला जो है क्या है, नाभिक। परमाणु जो है नाभिक 2 भागों से मिलकर बना होता है, पहला नाभिक और दूसरा जो है नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि और पहली बार चैनल पे से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद जो है इन्होंने जो दूसरी पॉइंट बताई थी, इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया था कि नाभिक में जो है प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इन्होंने तीसरी चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग नियत होती है। इन्होंने बताया था पहले इसके बाद में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पे उसकी ऊर्जा और वेग नियत होती है। ठीक, इन्होंने तीसरी पॉइंट बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की
वेग नियत होती है। ये इन्होंने तीसरी चीज बताई थी। इन्होंने तीसरी चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर जो है किसी भी कक्षा में, नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में जो है गति करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक, जबकि उस बात का खंडन करते हुए, उसका सुधार करते हुए जो है नील बोर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन का वेग नियत होता है, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं। इससे ये जो है इन्होंने सुधार किया था। इसके बाद जो है इन्होंने चौथी चीज बताई थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज में हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन्होंने जो है नील बोर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में चौथी पॉइंट में बताया था, क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बताया था। और क्वांटाइजेशन कंडीशन ये होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पर जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो h/2π के पूर्ण गुणज में होती है। जिस कक्षा की एनर्जी h/2π के पूर्ण गुणज में होती है, मतलब अगर पहली कक्षा है तो 1h/2π के पूर्ण गुणज में होनी चाहिए, या 2h/2π के पूर्ण गुणज में, या 3h/2π, या 4h/2π के पूर्ण गुणज में होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं है कि ये जो है जो है पहली कोष में h/2π, दूसरी कोष में 1/2 h/2π, इस तरीके से जो है नहीं। ठीक, यह जो है 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5, फिर 3, इस तरीके से नहीं। इसमें इन्होंने बताया कि कंप्लीट जो है गुणज में, पूर्ण गुणज में होना चाहिए। ठीक, क्वांटाइजेशन कंडीशन में। तो चौथी चीज को जो है हम लोग लिखते हैं जो इन्होंने बताया था एज इट इज उसी तरीके से। उससे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं कि चौथी चीज जो है इन्होंने बताई थी नील बोर ने क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में। ठीक, इन्होंने चौथी चीज बताई थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन जो है कंडीशन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, इन्होंने इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग जो है h/2π के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है, कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज में हो, पूर्ण गुणज में होता है। ठीक, क्वांटाइजेशन कंडीशन में इन्होंने बताया था नील बोर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पर कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज में होता है। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बताया था इन्होंने, h/2π।
अब मान लेते हैं n का अच्छा है तो हम जो है इसकी जगह पे 1 2 3 इसको जो है या इस तरीके से लिख सकते हैं NH/2 पाई, ठीक। जहां पे जो है n इक्वल टू, जहां जो है n इक्वल टू 1 2 3 4 डाट 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 इनफाइनाइट तक जो है आप जा सकते हैं। इस तरीके से जो है इन्होंने ये चीज बताई थी, ठीक। अब हम जो है देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं किसको है, तो मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, ठीक। संवेग के संवेग को जो है हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक। संवेग के संवेग को जो है हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है फिजिक्स का टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ठीक। इन चीजों को, इस चीज को भी हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो है इसके चारों तरफ जो है कोई पिंड है P जो है, यहां से ये जो है मोशन करता रहता है, ठीक। मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है द्रव्यमान भी मान लेते हैं कितना m है, और वेग जो है वो मान लेते हैं v है, कितना v, ठीक। जब ये यहाँ पे पहुंचता है, इस जगह पे पहुंचता है, तो द्रव्यमान तो m है और वेग भी जो है एक कांस्टेंट वेग v है, ठीक। इसके बाद जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो इसकी मास m और वेलोसिटी v है, वेग जो है v है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे जब पहुंचता है तो जो है m और वेलोसिटी वेग जो है v है, और इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, ये हम मान लेते हैं जो है कितना r है, ठीक। कितनी त्रिज्या है ये जो है इसकी r मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, राशियां जो होती हैं वो दो तरह से होती हैं, एक सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि, ठीक। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिसमें जो है दिशा और जो है परिमाण दोनों होता है, ठीक है। जबकि अदिश राशि वह राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण की, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी है जो ये, तो इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट काम करता है, वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस तरीके से इसमें काम करता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो L होता है, L वेक्टर L इक्वल टू होता है वेक्टर R, ये जो त्रिज्या है इसकी वेक्टर R इंटू वेक्टर P, ठीक। क्रॉस वेक्टर P, इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम ये इसका होगा, इसका मान लेते हैं मोमेंटम जो है P हो, तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू जो होता है mv, ठीक। जहां पे m क्या है, मास है, और v वेग है, वेलोसिटी है, ठीक। अगर किसी पिंड का जो है द्रव्यमान m द्रव्यमान है, कोई पिंड जो है m द्रव्यमान का है और उसकी वेग जो है v वेग से वो चल रहा है, तो उसमें जो मोमेंटम होगा, जो उसका संवेग होगा वो कितना होगा, mv होगा, ठीक। यानी p इज इक्वल टू जो हो जाएगा mv हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वेक्टर L इक्वल टू P की जगह पे हम इसको रख देंगे, तो R वेक्टर R क्रॉस वेक्टर mv। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में जब क्रॉस की साइन हटती है तो यहाँ पे क्रॉस का जो चिन्ह हटता है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर L इक्वल टू R साइन थीटा mv, ठीक। वेक्टर R साइन थीटा mv, इसको एक साइड में लिखें तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू वेक्टर L इक्वल टू जो है हो जाएगा वेक्टर R m वेक्टर v
साइन थीटा। ये जो है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा। ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि m जब इसको पूर्ण गुणज में लेना है तो m की साइन थीटा की वैल्यू क्या हम रखेंगे 90 डिग्री। यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे तो कितने डिग्री की थीटा कितने डिग्री की बनती है 90 डिग्री की। यहाँ से अगर देखें तो ठीक 90 डिग्री की। तो अगर थीटा इक्वल टू जो है 90 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू वेक्टर L इक्वल टू M वेक्टर R और वेक्टर V। ये जो है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे M क्या है, मास है। अब किसी जो है M क्या है, मास है, R क्या है, त्रिज्या है। जिस सर्कल में जो है वो उसकी परिक्रमा कर रहा है या घूम रहा है, तो ये इसकी परिक्रमा है। तीसरी चीज V क्या है, किस वेग से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी है। ठीक, अब यहाँ पे L इक्वल टू, हम इससे पहले क्या देखे थे, L इक्वल टू देखे थे कि h/2 के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। क्या देखे थे, h/2 के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हम इसको लिख लेते हैं कि L इक्वल टू क्या होगा, हम इससे पहले देखे थे कि L इक्वल टू जो है होता है h/2। ठीक, अब h/2 जो है यहाँ पे लिख देंगे, रख देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर को अगर हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि h/2 इक्वल टू mRV। ठीक, h/2 इक्वल टू mRV ये हो जाएगा। जहाँ पे m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, r जो है रेडियस ऑफ पाथ, सर्कुलर मोशन में जब चल रहा होता है तो उसकी रेडियस है, और v जो है उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक, इस तरीके से। और ये जो h क्या है, h जो है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। ठीक, h क्या है, h जो है प्लांक नियतांक है। ठीक, h क्या है, h जो है प्लांक नियतांक है। ठीक, h जो है ये प्लांक नियतांक है। और इसके अलावा जो है h की जो वैल्यू होती है 6.6 जो है 636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी जो वैल्यू होती है h की, इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी। h की जो वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है 3.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, इसकी जो है ये वैल्यू होती है। ठीक, इसके बाद जो है इन्होंने ये चीज बता दिया, जो बोर थे, बोर ने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के पूर्ण गुणज में हो। यानी जो इसकी वैल्यू हो, ये जो वैल्यू आए ये h/2 के पूर्ण गुणज में आए। अगर ये इसकी वैल्यू 1 आती है तो ये पहली कोस में हो गई, 2h/2 के पूर्ण गुणज में आती है तो दूसरे कोस में, 3h/3 के उसमें आती है तो तीसरे कोस में। इस तरीके से जो है इन्होंने इस चीज को अपने चौथे पॉइंट को बताया। इनका जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो इस तरीके से पूरा एज इट इज था जो नील बोर ने बताया। इसके बाद जो है इसने एक पॉइंट और दिया था, चौथा पॉइंट दिया था, जहां से जो मैक्सवेल ने क्वेश्चन पूछा था कि जो क्वांटाइजेशन थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो विभिन्न विपरीत गति के, विपरीत आवेश के जो है एक दूसरे के प्रति परिक्रमा करते हैं, तो उनमें जो है विद्युत गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार इनका जो है ऊर्जा ह्रास होता रहता है, जिससे उनका जो है द्रव्यमान कम होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक से आकर के चिपक जाएगा। ठीक, तो लेकिन इस चीज को जो है सुधार करते हुए जो नील बोर हैं उन्होंने अपना 5वां स्टेटमेंट दिया था। 5वां स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के कारण जो है अभिकेंद्र बल
ठीक। इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो है अभिकेंद्र बल क्या है, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्राप्त कर लेता है। ठीक। तो नील बोर ने जो है मैक्सवेल के उस पॉइंट को खंडन करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो चक्रण होता है, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को चक्रण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्राप्त होता है। इन्होंने अपने 5वें स्टेटमेंट में जो है मैक्सवेल के उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक। क्या आंसर दे दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन को चक्रण में लगने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल की जो आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रॉन तथा जो है उसके नाभिक के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, से प्राप्त होता है। ठीक। तो इनके 5वें पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक। इनके जो है 5वें पॉइंट को नोट करते हैं जो इन्होंने बताया था, नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को चक्रण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉन को चक्रण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले नाभिक के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण फोर्स से जो है प्राप्त होता है। ठीक। यहाँ से जो है इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। और इन्होंने जो है चौथी चीज फिर से जो है इन्होंने खंडन किया मैक्सवेल के क्वेश्चन का। मैक्सवेल ने कहा था कि जो है जब वो चलेगी तो ऊर्जा गेन करेगी, या ऊर्जा जो है ऊर्जा जब इसका ह्रास होगा। तो इन्होंने अपने चौथे पॉइंट में भी जो है इसका छठे पॉइंट में जो है इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्रण के समय इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी, उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्बिट्स के चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन्स न तो ऊर्जा गेन करता है और ना ही ऊर्जा रिलीज करता है, अर्थात ना ही ऊर्जा प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन, न तो ऊर्जा प्राप्त करता है और ना ही ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक। ये चीजें, ये पॉइंट्स जो है नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था। इसके बाद जो इन्होंने ये बताया कि इनकी जो है एटॉमिक मॉडल आगे चल के करके जो है फेल हो गई। फेल इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि जो
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की ही ये सिर्फ व्याख्या कर पाए, यानी मोनोसेक्राइड जो एटॉमिक जो मोनो एटॉमिक नंबर वाले हैं उन्हीं की ही व्याख्या कर पाए। ये बाकी जो है पॉलीसेक्राइड जो है एटम्स के ये नहीं व्याख्या के स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाए, इस वजह से इनकी एटॉमिक मॉडल फेल हो जाती है। और उसके बाद जो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है आता है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल इसके बाद आता है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और इन्होंने जो है किस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। इन्होंने जो है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस तरह से की थी कि इन्होंने एक ट्यूब में एक जो है एक बर्तन में जो है हाइड्रोजन भरा था, एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस भरा था। ठीक, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी थी उन्होंने, यहाँ पर एक स्क्रीन उन्होंने लगा दी थी। इसके बाद यहाँ से एक विजिबल लाइट छोड़ा था। ठीक, विजिबल लाइट इस सोर्स से मान लेते हैं उन्होंने जो है विजिबल लाइट छोड़ा था, यानी दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट यहाँ से जब इन्होंने छोड़ा था तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें क्या हैं, जैसे जब इन्होंने जब छोड़ा तो जो रेड किरण है मान लेते हैं यहाँ से गुजर गई, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन पे उसने निशान बना दिया इस पॉइंट पे रेड। उसके बाद जो है येलो किरणें यानी जो है पीली किरणें छोड़ी गई, तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं जो है उसने अपना निशान बनाया। वायलेट किरणें जब छोड़ी गई तो उसने मान लेते हैं जो है यहाँ पे निशान बनाया। वायलेट किरणें जो है यहाँ पे निशान बनाया। उसके बाद जब ब्लू किरणें जो है जो थी लाइट की, वो जो है ये ऑब्जर्व कर लेता है और इसको सोखता नहीं। यहाँ पे ब्लू का जो है कोई निशान नहीं बनता है, ये खाली रह जाता है। ठीक, ब्लू का। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो इससे ये जो है लाइट की बात नहीं है, यहाँ पे वेवलेंथ की बात है। ठीक, तो जिसकी जो है इससे ये प्रूव होता है कि जिसकी वेवलेंथ यानी जिसकी जो है एंगुलर मोमेंटम वाली वो थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि h/2π के फेज उसमें होगा, उसको केवल जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को जिसको आवश्यकता होगी, जैसे जिसकी वेवलेंथ 1.2 हो गई, ठीक, उसको नहीं लिया। जिसकी वेवलेंथ जो है 3/2 हो गई, उसको नहीं लिया। जितनी भी इसको आवश्यकता थी जिसको, ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जितनी इसकी आवश्यकता थी उसको जो है ऑब्जर्व कर लिया, बाकी छोड़ दिया। ठीक, और यहीं से ये पता चला कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो जो है डिसकंटिन्यूअस या फिर लीनियर होते हैं। क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस या फिर जो है लीनियर होते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है हाइड्रोजन एटम्स की ही सही से व्याख्या कर पाए, बाकी एटम्स की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है इनका एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। हालांकि इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में काफ़ी सुधार लाई और काफ़ी जो है चीज़ें बताए, ठीक, जबकि स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाई। और ये जो है आगे आधुनिक परमाणु मॉडल जब आता है तो फिर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि जो कोष होते हैं वो कोष भी सब सेल यानी सेल्स जो हैं वो सब सेल्स में बटे हुए होते हैं। सेल्स जो है वो सब सेल में यानी कोष जो है वो उपकोष में बटे हुए होते हैं और चार जो है उपकोष होते हैं SPDF, ठीक, SPD और F कोष होते हैं। इस चीज को बताया गया। ये सारी चीजें जो है हम डिटेल रूप से कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। और यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।